इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हाथरस केस पर सुनवाई शुरू। भारी सुरक्षा के साथ कोर्ट पहुंचा पीड़ित परिवार। केस से जुड़े अधिकारी भी मौजूद। मुंबई में 2 घंटे तक कई इलाकों में बत्ती रही गुल। ट्रेनों से लेकर सभी कार्य रहे ठप। सीएम उद्धव ने दिए जांच के आदेश। जीएसटी काउंसिल की हुई 83वीं बैठक। इकोनॉमी में मांग को बढ़ाने के लिए एलटीसी, कैश वाउचर स्कीम जैसे कई ऐलान। और चुशूल में भारत चीन के बीच 7वें दौर की वार्ता जारी। सैनिकों की पूरी तरह से वापसी पर रहेगा जोर। भारत और चीन के कमांडर स्तर के अधिकारी मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरस और आप सभी का स्वागत है 3 बजे और 3 बड़ी खबरों में। हमारे इस कार्यक्रम में हम दिन भर आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की 3 बड़ी और अहम खबरों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हाथरस केस की। तो आज हाथरस गैंगरेप मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हो रही है, जिसमें पीड़ित परिवार की याचिका पर सुनवाई हो रही है। इसके बाद बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां आज 2 घंटे के बिजली कट से महानगरी की रफ्तार थम सी गई। और आखिर में बात करेंगे भारत चीन की, जहां दोनों देशों में उपजे तनाव को लेकर के एक बार फिर से वार्ता जारी है। तो चलिए अब इन तमाम खबरों पर हम एक बार विस्तार से नजर डाल लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हाथरस केस की। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हाथरस घटना की पीड़िता के शरीर का कथित तौर पर मनमाने तरीके से परिवार की मर्जी के बिना और रातों रात अंतिम संस्कार कराने के मुद्दे पर आज सुनवाई हो रही है। इसके लिए भारी पुलिस सुरक्षा के बीच सोमवार सुबह 11 बजे के करीब पीड़ित परिवार लखनऊ पहुंच गया था। एसडीएम अंजलि गंगवार, सीओ शैलेंद्र बाजपेयी, जनपद के डीएम प्रवीण लक्ष्यकार और एसपी भी पीड़ित परिवार के साथ लखनऊ पहुंच गए। 6 गाड़ियों के काफिले के साथ पीड़ित परिवार के 5 सदस्य लखनऊ हाईकोर्ट पहुंचे हैं, जहां पीड़ित परिवार कोर्ट में पेश हुआ है। बता दें कि इस मामले से जुड़े अधिकारियों को भी हाईकोर्ट ने तलब किया है। उल्लेखनीय है कि 1 अक्टूबर को इस मामले का खुद कोर्ट ने संज्ञान लिया था। अपर मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, जिलाधिकारी हाथरस और पुलिस अधीक्षक हाथरस को तलब किया गया था। न्यायालय के मृतक पीड़िता के माता पिता, भाई और बहन को भी हाजिर होने को कहा था, ताकि अंतिम संस्कार के संबंध में उनकी ओर से बताए तथ्यों को भी जाना जा सके। वहीं न्यायालय ने अधिकारियों को मामले से संबंधित दस्तावेज इत्यादि लेकर उपस्थित होने का आदेश दिया था। साथ ही विवेचना की प्रगति भी बताने को कहा था। तो आज हाथरस मामले में हाईकोर्ट पहुंचा है पीड़ित परिवार। हाईकोर्ट की दहलीज पर पीड़ित परिवार और परिवार के 5 लोग आज पहुंचे हैं कड़ी सुरक्षा के बीच। और तब खुद कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिए थे कि पीड़ित परिवार की इस पीड़ा को उन्होंने समझा था और आदेश दिए थे। और अब आज सुनवाई होनी है, जिसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे कोर्ट में। यूपी सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा जाएगा। वहीं साथ ही मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, ये कहा था कोर्ट ने। पीड़िता को आधी रात को जलाया गया था, जो कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सही नहीं है। वहीं पीड़िता के परिवार ने बार बार हाथरस पुलिस से आग्रह किया था कि पीड़िता को मुखाग्नि सुभा दी जाए, ताकि जो रस्में हैं, जो रीति रिवाज हैं हिंदू धर्म के अनुसार, उनको पूरा किया जा सके। और आज भारी सुरक्षा के साथ कोर्ट में पीड़ित परिवार पहुंच गया। परिवार अपनी आप बीती बताएगा, वहां पर बयान दर्ज होगा पीड़ित परिवार का। वहां पर आपको बता दें, लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच में आज ये सुनवाई। और सुबह ही परिवार कड़ी सुरक्षा के बीच 6 गाड़ियों में लैस सभी अधिकारी कड़ी सुरक्षा के साथ परिवार आज लखनऊ पहुंचा है। अब सुनवाई होगी वहां पर हाईकोर्ट में। आज थोड़ी देर में एक बयान की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। आपको बता दें, अदालत को वारदात के बारे में बताएगा परिवार की क्या कुछ हुआ था। यूपी पुलिस के डीजीपी को भी वहां पे तलब किया गया है। आपको बता दें
और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की भी वहां पर पेशी की जाएगी। ये तमाम जो अफसर हैं आज कोर्ट में मौजूद रहेंगे। वहीं यूपी सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा जाएगा। आपको बता दें साथ ही साथ जिस तरीके का पूरा ये मामला जैसे शुरू हुआ था और उसके बाद जब पीड़िता की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उसको जब हाथरस लेके आया गया तो आनन फानन में हाथरस पुलिस ने देर रात ही पीड़िता के शव को जला दिया था, जो कि गलत था और इसी का ही संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आदेश दिए थे और आज उस मुद्दे पर सुनवाई। आपको बता दें बेहद अहम होने वाली है आज ये सुनवाई। भारी सुरक्षा के साथ कोर्ट में पीड़ित परिवार का आज बयान दर्ज होगा। क्या कुछ कहना है उनको, उनके और पुनीत मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, आज सुनवाई होनी है, कड़ी सुरक्षा के बीच परिवार आज लखनऊ पहुंच गया है, क्या कोर्ट पहुंच चुका है परिवार? सबसे पहले तो ये बताइए। जी बिल्कुल, कोर्ट पहुंच चुका है और सुनवाई शुरू हो गई है। इस मामले में एडीजी एलओ, अपर मुख्य सचिव गृह, उत्तर प्रदेश के डीजीपी, हाथरस के सीधे तौर पे जो डीएम है, एसपी हैं और जो गृह विभाग के बड़े अधिकारी हैं, वो यहाँ पर तलब किए गए हैं। अंदर जो कार्यवाही है वो लगातार जारी है। जो पीड़िता हैं उनकी तरफ से सीमा कुशवाहा वकील हैं और जो उत्तर प्रदेश सरकार है उनकी तरफ से एडवोकेट शाही हैं, जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं और इस पूरे मामले में अंदर बहस हो रही है। पीड़ित परिवार की तरफ से कौन? सीमा कुशवाहा ने ये पेशकश की थी कि वो पीड़ित परिवार का केस लड़ना चाहेंगी। क्या सीमा कुशवाहा मौजूद है वहां पर? जी बिल्कुल, सीमा कुशवाहा पीड़ित परिवार की तरफ से यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही पीड़िता का भाई, दोनों भाई, भाभी और माँ और बाप जो भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में वहां से लाए गए हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी, ये तमाम सिक्योरिटी के बीच आज पीड़ित परिवार वहां पर पहुंचा है। कोर्ट ने सुओ मोटो लिया था, यानी कि कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए आदेश दिए थे कि पहले तो बताया जाए कि देर रात ये मौलिक अधिकारों का हनन था, देर रात पीड़िता को जलाना। अब क्या कुछ निकल करके सामने आएगा? क्योंकि जिस तरीके से रात में 2:30 बजे अंतिम संस्कार किया गया था और एक उस लाइन को, एक उस मैटर को मुद्दा बना करके कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था कि मौलिक अधिकारों का हनन है रात में 2:30 बजे अंतिम संस्कार करना। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार अपना पक्ष रख रही है, लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं कि सरकार के ड्राफ्ट में ये बात लिखी गई है कि जातीय दंगा ना भड़कने पाए, कानून व्यवस्था बिगड़ने को लेकर के उनको इनपुट मिल रहा था। उसी के चलते सरकार ने फैसला लिया कि रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया जाए। हालांकि दोनों पक्ष के जो वकील है वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो तत्काल हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्राफ्ट लगाया है कि सीधे तौर पर जातीय दंगा भड़क सकता था। इसके चलते सरकार ने, वहां के स्थानीय प्रशासन ने फैसला लिया कि रात में 2:30 बजे अंतिम संस्कार होगा। और जो यूपी पुलिस के डीजीपी हैं, उन्होंने साफ तौर पे बयान दे दिया था कि अंतिम संस्कार कराने में पुलिस का कोई रोल नहीं है, सीधे तौर पे स्थानीय प्रशासन का फैसला था। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए पुनीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पूरे केस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और क्या कुछ निकल के आता है आज की सुनवाई में उसका भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर महानगरी मुंबई से। पावर ग्रिड फेल होने के कारण बिजली संकट से जूझ रही आर्थिक राजधानी मुंबई के कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए उद्धव सरकार ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं इस दौरान कई आवश्यक सेवाएं बाधित हो गई हैं। पीक आवर्स में हुई बिजली कटौती से जनता परेशान दिखी। मुंबई में बिजली संकट की वजह से कई ट्रेनों के समय में बदलाव भी किया गया। मुंबई यूनिवर्सिटी के केसी कॉलेज की परीक्षा रद्द कर दी गई और बॉम्बे हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई रोक दी गई। हालांकि कई इलाकों में बिजली एक बार फिर से बहाल होने से ट्रेनें पटरी पर दौड़ने लगी हैं, लेकिन 2 घंटे की आपूर्ति ठप होने से मुंबई की रफ्तार थम सी गई। उधर उद्धव सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। तो बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह ने कहा है कि अगर पावर बैकअप खत्म होने के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं होती तो हम डीजल के सहारे पावर बैकअप देंगे। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने बताया कि 400 किलोवाट कलवा पड़गा सर्किट
1 में काम हो रहा था। इसी दौरान पूरा लोड सर्किट 2 पर आ गया, जिसके कारण वो फेल हो गया। सर्किट 2 फेल होने के कारण मुंबई और ठाणे के ज्यादातर इलाकों में लाइट चली गई थी। उन्होंने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। कुछ इलाकों में विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई है, बाकी जगहों पर जल्द विद्युत आपूर्ति बहाली के लिए विद्युत कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें आपको बता दें कि आज महानगरी मुंबई की रफ्तार थम सी गई, क्योंकि जब सुबह बिजली चली गई वहां पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। मुरारी, सुबह बिल्कुल स्थिति थम सी गई थी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है, जब लोग जाते हैं अपने दफ्तर जा रहे होते हैं, तो ऐसे में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा लोगों को। जी स्वाति, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि अचानक बिजली गुल होने से जो लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे वो बुरी तरह से फंस गए। समय समय पर वो अपने ऑफिस और दफ्तर नहीं पहुंच पाए। अगर छोटी मोटी कंपनी कारखानों की बात करें तो वो भी पूरी तरह से ठप पड़ गया। जो लोग काम धंधे के लिए निकले थे वो रास्ते में फंस गए। हालांकि बिजली गुल होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के साथ में चर्चा की है। 4 बजे मुंबई के वर्षा बंगले पर मुख्यमंत्री की तरफ से आनन फानन में बैठक बुलाया गया है, क्योंकि ये जो बिजली की कटौती कह सकते हैं कटी थी, ये मुंबई सहित आसपास का जो इलाका था वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। और अभी भी मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जो बिजली से काफी प्रभावित हैं। तो अभी तक लेकिन जो खबरें आई हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि 90% जो मुंबई के इलाके हैं उसमें बिजली बहाल कर दी गई है। देखिए, अगर उत्तर मुंबई की बात करें तो जहां पर टाटा कंपनी की सप्लाई है, टाटा का मीटर है, वहां पर बिजली पहुंच चुकी है। लेकिन जो अडानी कंपनी के कनेक्शन है वहां पर बिजली अभी नहीं पहुंची है। मालवनी की बात करें, एकता नगर, चारकोप, गणेश नगर, बोरीवली, चिक्कुवाड़ी, तो ये जो इलाका है यहाँ पर अभी भी बिजली पूरी तरीके से नहीं पहुंची है। अगर घाटकोपर, चेंबूर, वडाला, कुर्ला, दादर, इन इलाकों की बात करें तो यहाँ भी काफी ऐसे मोहल्ले, काफी ऐसे इलाके हैं जहां अभी तक बिजली सप्लाई नहीं पहुंच पाई है। बिजली ना होने का सबसे ज्यादा जो खामियाजा भुगता है वो भुगता है कि जो रोजमर्रा के जो चालक हैं, यानी कि जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं या जो अपने काम से लोकल ट्रेन, जो वहां के दिल है, जो धड़कन है लोकल ट्रेन से जो प्रभावित हुए हैं। साथ ही साथ अस्पतालों की हालत बेहद खराब होगी, चाहे हम वेंटिलेटर्स की बात करें, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई हो, ये सभी कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं बिजली से। तो ऐसे में पूरे मुंबई में सप्लाई ठप होना, अस्पतालों में मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना हुआ होगा। जी स्वाति, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते मुंबई में कई ऐसे अस्पताल हैं जो कोविड सेंटर में तब्दील हो गए हैं। बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमित मरीज हैं और ऐसे में हर अस्पताल में जनरेटर न होने की वजह से स्थिति वहां बिगड़ रही थी। और यही वजह था कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में गंभीरता लेकर तुरंत बृहन मुंबई महानगर पालिका के जो कमिश्नर है इकबाल चहल, उनके साथ उन्होंने संपर्क किया और तमाम प्राइवेट जनरेटरों के जरिए उन अस्पतालों में तत्काल बिजली मुहैया कराने का काम किया गया, नहीं तो हालात काफी खराब हो जाते। रही लोकल ट्रेनों की बात, तो उसके लिए भी जिस तरीके से पावर बैटरी का इस्तेमाल किया गया और जो ट्रेनें रास्ते में फंसी थी उन्हें दूसरे स्टेशन तक पहुंचाया गया, जिसके बाद यात्री बस, ऑटो रिक्शा और टैक्सी के जरिए अपने काम पर पहुंच रहे हैं। जी, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी दी, साथ ही साथ बैंकों की जो स्थिति थी वो भी बेहद खराब थी। कई तस्वीरें सामने निकल करके आई जहां पर बैंकों में काम ठप हो गया था, क्योंकि बिना बिजली काम नहीं हो सकता। वहां भी अंधेरा देखने को मिला था, ट्रांजैक्शंस रुक गए थे, क्योंकि जाहिर है कि जो भी काम है वो सब मशीन्स पर होता है और मशीन्स को बिजली चाहिए होती है। तो जब बिजली ही नहीं है तो सारा काम ठप पड़ा था। जी स्वाति, और ये सबसे बड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि शनिवार और संडे बैंक बंद रहती है और आज मंडे था। जैसे ही 10 बजे बैंक खुली, लोगों की भीड़ वहां पहुंची, लेकिन लाइट न होने की वजह से बैंक के कोई कर्मचारी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर मुंबई के इलाकों की बात करें तो पेट्रोल पंप भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ठीक, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे संवाददाता बने हुए थे मुंबई से, सीधा हमें खबरें दे रहे थे कि क्या कुछ चल रहा है मुंबई में। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लद्दाख सीमा पर पिछले 5 महीने से तनाव जारी है और इस तनाव को कम करने के लिए समय समय पर बातचीत भी की जा रही है और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से भारत और चीन के बीच उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता जारी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत के दौरान भारत पूर्वी लद्दाख में टकराव के बिंदुओं से चीन की ओर से सैनिकों की पूरी तरह से जल्द वापसी पर जोर देगा। साथ ही भारत पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर कई रणनीतिक ठिकानों से भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए चीन की किसी भी मांग का पुरजोर विरोध करेगा। दरअसल भारत का मानना है कि टकराव वाले सभी बिंदुओं से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया एक साथ शुरू हो। एक सूत्र ने कहा कि भारत टकराव वाले सभी बिंदुओं से सैनिकों को पूरी तरह से वापसी पर जोर देगा। आज की बैठक में सारी बातें होंगी। बता दें कि दोनों पक्षों ने 21 सितंबर को सैन्य वार्ता के पिछले दौर के बाद कुछ फैसलों की घोषणा की थी, जिनमें अग्रिम मोर्चे पर और अधिक सैनिकों को नहीं भेजना, एक पक्षीय तरीके से जमीनी हालात को बदलने से बचना और चीजों को और जटिल बनाने वाली कार्रवाइयों से बचना शामिल है। उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 10 सितंबर को मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से अलग अपनी चीनी समकक्ष वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बनी 5 सूत्री सहमति के क्रियान्वयन के तरीकों पर बैठक के दौरान चर्चा की गई थी, लेकिन उसके बावजूद अभी भी तनाव लगातार जारी है, जिसे लेकर चुशूल में ये 7वें दौर की बातचीत हो रही है। तो बार बार चीन से वार्ता होती रही। आज 7वां दौर है, लेकिन चीन है जो बाज आने को तैयार नहीं है। बैठकों में तो कुछ और, लेकिन जब बात आए LAC की तो चीन के तेवर बदले बदले रहते हैं। पिछले 5 महीनों से लगातार वार्ता की जा रही दोनों देशों में, दोनों आपको बता दें ये बातचीत चल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, जिस तरीके से लगातार बातचीत हो रही है, भारत की तरफ से बार बार बैठकें हो रही हैं, आज 7वें दौर की बैठक है, क्या कुछ इसमें निकलेगा? एक तो ये, दूसरा 7वीं बैठक की भी नौबत अब आ गई है। चीन को क्यों नहीं समझ में आता कि पीछे हट जाने में ही उसकी भलाई है? देखिए, चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर भारत के साथ उसके संबंध जो है खराब रहे हैं। खास करके अगर बात करें पैंगोंग लेक की या फिर
और भी भारत के साथ जितनी सीमाएं हैं उसके साथ वहां पर विवाद रहा है, क्योंकि चाइना हमेशा से अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर हमेशा से ही कई बार झड़पें जो है भारतीय सैनिकों के साथ हुई हैं। तो इसी प्रकार से जब भारतीय सेना के जवानों ने चाइना के सैनिकों के साथ जब झड़प हुई थी अगस्त महीने में, तब भी जो है चाइना के सैनिकों को खामियाजा उसका उठाना पड़ रहा। हालांकि 20 हमारे जवान भी शहीद हुए थे, लेकिन 100 से ज्यादा जो है चाइना के सैनिक जो है पीएलए के वो मारे गए थे। तो उसके बाद चाइना काफी ज्यादा बौखलाहट में था और लगातार हर बार जो है वो अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देने की कोशिश करता रहा है। लेकिन आज हालांकि उस दौरान जो है बैठकों का दौर भी जो है वो जारी रहा है। आज 7वें दौर की जो है बैठक चशुल में होगी, जिसकी अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। और पहले भी जितनी भी दौरों की बात हुई है उस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ही अगुवाई करते रहे हैं और आज भी वही होगा। और ये अंदेशा जताया जा रहा है कि चाइना को जो भारत की तरफ से रुख होगा वो चाइना के सामने यही होगा कि आप अपनी सैन्य शक्ति को पीछे हटाएं। जो जवान है भारत की सीमा के एलएसी के ऊपर तैनात है उनको पहले पीछे हटाया जाए, तभी विवाद जो है वो खत्म होगा। हालांकि पिछले 5 महीने से बातचीत जो है वो जारी है। बड़ी बात यह है कि दोनों देशों के बीच तनाव होने के बावजूद बातचीत का दौर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। लगातार बैठकों का दौर जरूर जारी है और भारत की तरफ से यही आशंका जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो मसला जो है जो विवाद बना हुआ है ये हल हो और एलएसी के ऊपर जो है वो शांति बने। लेकिन चाइना को भी समझना होगा, अगर भारत के साथ उसने अपने बेहतर संबंध बनाने हैं तो उसको कहीं ना कहीं अपने बैकफुट पे जाना होगा। जिस तरह से लगातार वो अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर आगे आता रहा है और अब भारत पहले जैसा भारत नहीं रहा है, 2020 का भारत है और भारत सक्षम है चाइना के साथ हर स्तर पर लड़ने के लिए। लेकिन अगर चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो भारत अगर युद्ध की घोषणा चाइना करता है तो जवाब देने में सक्षम है भारत। जी रविंद्र, आप ये तमाम बातें कह रहे हैं कि युद्ध होने की बात आएगी, लेकिन जिस तरीके से पिछले 6 बार जब बातें हो चुकी हैं, बार बार चीन को कहा जा रहा है कि आप अपनी सीमा पर जाइए। जिस तरह से आप विस्तार करने की जो आपकी आदत है, चाहे भारत हो या अन्य उसके पड़ोसी देश हो, चीन हर जगह ये करता है। बार बार चीन को समझाया जा रहा है, लेकिन चीन है जिसको समझ में नहीं आ रहा। यही सवाल भले ही वॉर की जब बात आएगी, यानी कि जब जंग की बात आएगी, तो भारत मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। ये बात ना केवल हम कह रहे हैं बल्कि भारत के रक्षा मंत्री ने भी ये बात साफ करी है और भारत के विदेश मंत्री ने भी। लेकिन ये स्थिति ना, ये सबसे पहले महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, आज 7वें दौर की बातचीत है, क्या कुछ आपको लगता है कि निकल करके सामने आ सकता है? जी देखिए, अगर बातचीत सफल होती है तो सबसे पहले चाइना को अपने सैनिकों को पीछे हटाना होगा। लेकिन अभी भी इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि भारत जो है चाइना को अपनी पहले वाली स्थिति पर के लिए अड़ा हुआ है, क्योंकि चाइना जो है उसने भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरह से अगर बातचीत का दौर जो है वो आगे बढ़ता है तो सबसे पहले सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश जो है वो जारी रहेगी। भारत की तरफ से तो पहल यही की जाएगी कि अगर सीमा पर तनाव कम होता है तो उससे बढ़िया और कोई बात नहीं है। लेकिन चाइना को भी ये चीजें जो है वो समझनी होंगी, क्योंकि भारत लगातार बातचीत के जरिए ही मसले हल करने की कोशिश करता रहा है। जैसे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रशिया गए थे तो वहां पर भी बातचीत जो थी वो इसी मुद्दे पर हुई थी। हालांकि 5 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वहां पर बनाया गया था, लेकिन अभी भी चाइना अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। वहीं भारत ने भी अपने कम से कम 40,000 से ज्यादा सैनिक। जी, तमाम जानकारी के लिए रविंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता रविंद्र हमारे साथ बने हुए थे, ज्यादा विस्तार से जानकारी देते हुए। आज 7वें दौर की बातचीत चीन के साथ भारत की जारी है, तो बेहद अहम कि क्या कुछ निकल करके आएगा ये देखने वाली बात होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।
ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव।